निधि वडेरा एक सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट है। ओवर द इयर्स ऑफ हर वर्क लाइफ उन्होंने सेल्स से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज और एक्सपीरियंस गैदर किया एंड नाउ वो सेल्स फील्ड में इंडिया की पहली विमेन ऑथर बन गई हैं विद हर रिसेंटली लॉन्च्ड बुक रोमांसिंग टारगेट्स। इस एपिसोड में हमने उनके चाइल्डहुड से लेकर उनकी अब तक की जर्नी और उनके फ्यूचर एम्बिशंस के बारे में डिस्कस किया। इस कॉन्वर्सेशन के बाद आई कैन श्योरली से शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन और इस शो को पूरा देखने के बाद आपके दिमाग की कुछ नई लेयर्स ओपन अप हो जाएंगी एंड दैट्स अ प्रॉमिस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। हेलो मैम, कैसे हो? हाय, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? सही। तो क्या चाहते हो आप, इधर उधर की बातें करें या डायरेक्ट पॉइंट? तुम्हारा शो है, जो तुम्हें सही लगे वो करो। तो आपका इंटरव्यू मैंने देखा था जब आपका बुक का लॉन्च हुआ था, तो उसमें आपने बुक के बारे में बताया। तो बुक के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता ही है। आपके बारे में बताइए, आपका चाइल्डहुड, आपका बचपन में आप कैसे थे? शरारती थे, बदमाशी का करते थे, नहीं करते थे, पढ़ाई में कैसे थे? तो हर्ष, मेरा जन्म और मेरी पढ़ाई पूरी हरियाणा में हुई है यार। मैं करनाल को बिलोंग करती हूँ, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो तुम्हें पता ही है कि हरियाणा में उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रहती है, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा, उनकी हरकतें कैसी होती है। तो मैं उसी माहौल में पली बड़ी हूँ। तो हम मेरे पापा जॉब में थे, माय मदर वाज अ टीचर। तो हम एक बहुत ही मिडिल क्लास ना, हमारा सैलरीड बैकग्राउंड है यार, जहाँ पे बहुत ज्यादा भी पैसा नहीं है और किसी चीज की कमी भी नहीं थी हम लोगों को। तो स्कूल में एजुकेशन अच्छी मिली, टीचर्स बहुत अच्छे मिले, काफी कुछ सीखने को मिला जो अब मैं अपनी लाइफ में रियलाइज करती हूँ कि जो वैल्यूज मैंने तब सीखी थी वो आज की डेट में मुझे बहुत काम आ रही हैं। एक पॉइंट पे लगता था कि क्या ये इतना ज्ञान बांट रहे हैं, बट लेटर इन योर लाइफ देयर इज अ स्टेज व्हेन यू फील यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ वैल्यू इन द थिंग्स यू लर्न। तो स्कूल में मैं अपनी स्कूल की स्पोर्ट्स कैप्टन थी, मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल थी, मैं अपने स्टेट की डिबेटिंग चैंपियन थी, मैं एनसीसी ए ग्रेड सर्टिफिकेट हूं फ्रॉम माय ओन स्टेट। तो छोटी-छोटी अचीवमेंट्स और बाकी है कुछ में रही हैं एंड दैट वाज माय चाइल्डहुड। और कोई अचीवमेंट बाकी है? बाकी मैं एकेडमिकली अच्छी थी। I initially till the 10th grade, 9th grade, I was amongst the top 3. Even till 12th, I maintained those grades. तो academically भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था यार। मतलब कुछ challenges थे या तो टीनेजर जैसे मेरे मूड स्विंग्स बहुत हाई हो गए थे, या फिर मैं बहुत ज्यादा I went towards a lot of negativity at one point in my life. डिप्रेशन? तो I think it's a part of the, जैसे ना मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया नेचर एक पॉइंट पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरा व्यू पॉइंट है वो सही है। ओके, और क्योंकि मैं बोलने में इतनी शार्प थी तो मैं अपने वर्ड्स दूसरों को तो चुप करा देती थी, बट समवेयर वो मेरे अगेंस्ट गया ना यार, क्योंकि मैं उसे सीख ही नहीं पाई। सामने वाला आपको जो बात समझाना चाह रहा है, आपको एक व्यू पॉइंट दे रहा है, आप उसे सुनने कोई तैयार नहीं हो, तो दैट डजंट रियली वर्क इन योर फेवर। तो वो एक पॉइंट था जो मुझे, मेरे गुस्से की वजह से मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और रिलेशनशिप्स लूज आउट किए एंड आई रिग्रेट दैट पार्ट ऑफ माय लाइफ। फेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश लिटरेचर इन स्कूल। और नीचे से फेवरेट सब्जेक्ट? नीचे से फेवरेट ऐसा कोई था नहीं, लेकिन हाँ मुझे फिजिक्स थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। अच्छा, फिर उसके बाद स्कूल लाइफ के बाद 10th के बाद स्कूल चेंज किया था आपने? स्कूल हमारा कंप्लीट हुआ करनाल में, उसके बाद आई रोट माय एंट्रेंस एग्जाम एंड आई गॉट एडमिशन टू द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। फिर मैं हिसार चली गई, तो मेरा कॉलेज भी हरियाणा में। तो वहां से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जब जॉब ढूंढने लगी ना, तो हर्ष वो एक ऐसा पॉइंट था कि जो सब्जेक्ट मैंने स्टडी किया ना, उसके वो ऐसा टाइम था जहाँ पे आप जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, एंड आई थिंक टिल टुडे इट्स द सेम विद द जॉब एनवायरनमेंट, कि चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़ लो, आप मेडिकल पढ़ लो, आप साइंस पढ़ लो, आप कॉमर्स पढ़ लो, आपको ज्यादातर नौकरी सेल्स ओरिएंटेड जॉब की मिलती है। करेक्ट। और उस टाइम पर है ना, उस टाइम पर जैसे मैंने तुम्हें बोला, इंजीनियर्स भी फिर एमबीए करते हैं अगर उनको जॉब नहीं मिलती। करेक्ट। तो अगर और मिडिल क्लास फैमिली अपब्रिंगिंग, जैसा मैंने तुम्हें बताया, हमारा क्या एस्पिरेशन होता है यार कि हमें एक बढ़िया सी कॉर्पोरेट जॉब मिल जाए, हम सेटल हो जाएं, ये हम सबका विजन रहता है। तो एट दैट एज आई वाज वेरी यंग, और जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई वो उस समय सेल्स अपॉर्चुनिटी थी एंड आई जंप्ड ऑन टू इट। और एक बात और थी कि सेल्स की तरफ जाने का मेरा एक रुझान ये भी था कि मुझे ना बहुत फैसिनेशन था यार, सेल्स के लोग कितने स्मार्ट लगते हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं, है ना, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं। एक दिन मैं भी इनकी तरह, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं ऐसा घर लूंगी, मैं गाड़ी लूंगी। तो वो सब सपनों ने मुझे अट्रैक्ट किया सेल्स की तरफ एंड आई पिक्ड अप दैट जॉब। और वहां जाके ऐसा नहीं हुआ? वहां जाके बहुत डिफरेंट था यार।
वहां जाके ये था कि यहाँ तो मैं अपने आप को सोच के जा रही हूँ कि मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। कर्नाटक में हरियाणा की छोटे जिले की लड़की जिसने पढ़ाई भी हिसार में करी है, जिसने हरियाणा के बाहर की दुनिया ही नहीं देखी, वो अचानक पहुंच गई दिल्ली। ओके, बहुत ही कंपैरेटिव स्पेस जहाँ हर बच्चा स्मार्ट है, जहाँ हर बच्चा नॉलेजेबल है ना। और आप उस एनवायरमेंट में जाते हो जहाँ के सेल्स का टिपिकल एनवायरमेंट है, मतलब सुबह से रात तक आप काम कर रहे हो। कोई आपको ये बताने वाला नहीं है कि भाई हाँ तेरी एक टारगेट है तो इनको एक मेथड है, एक प्रोसेस है, तो ऐसे अचीव कर सकती है। तो इंडक्शन वाला टाइम तो सही था, क्योंकि इंडक्शन क्या है, जब ट्रेनिंग होती है ना, इट्स अ वेरी सेफ एनवायरमेंट। आप कुछ भी बोलते हो क्योंकि उसका कोई नेगेटिव रेपरकशन तो है नहीं। लेकिन जैसे इंडक्शन से बाहर आए, आप जब शॉप फ्लोर पे आ गए, तो आपकी हर बात का एक रेपरकशन, आपके हर स्टेप का एक रेपरकशन है, भले वो आपके टीम मेंबर्स के साथ हो, भले वो आपके सीनियर्स के साथ हो। तो शुरू में मुझे बहुत चैलेंज आया हर्ष। अब तुम ये देखो कि क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि सेल्स टारगेट में करना क्या है, प्लस मुझे नौकरी मिल गई फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो फाइनेंस वाले स्पेस को सीखना, प्लस उसमें सेल्स करना। फिर वहां जाके मैंने ये देखा कि चलो सेल्स तो एक फंक्शन है, लेकिन अगर किसी को लोन बेच रहे हैं तो सोर्सिंग एक चीज है, द एंटायर अप्रूवल हैज टू गो थ्रू क्रेडिट आल्सो। तो क्रेडिट का तो मुझे आता है ना पता, तो पहले मैं सेल्स सीखूं, फिर मैं साथ में क्रेडिट सीखूं, पूरी अप्रूवल पॉलिसी सीखूं, फिर मैं वो जाके मेरा सेल्स सक्सेसफुल हो। तो इट वाज अ लॉन्ग एंड एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि मैंने सेल्स क्यों ज्वाइन करी थी, ताकि मैं बढ़िया बोल सकूं, है ना, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो, मैं स्मार्ट बन सकूं। लेकिन उस ग्राइंड में 10-12 घंटे काम करते थे यार। मतलब तुम ये समझो कि हमको संडे भी छुट्टी नहीं मिलती थी। मंथ एंड में वी यूज्ड टू वर्क ऑन संडेज आल्सो। तो इतनी देर जब आप काम कर रहे हो तो आपके खाने का कोई अता ना पता, और आप इतने गुस्से में हो, आप एग्रेशन में हो, आपके टारगेट अचीव नहीं हो रहे, तो आपकी बोली भी बिगड़ रही है। आपके पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई तुम तो घर में फोन ही नहीं कर रही हो, फ्रेंड्स बोल रहे हैं तेरी नौकरी लग गई तो तेरा दिमाग चढ़ गया, तो कुछ भी अपने फेवर में काम नहीं कर रहा। तो जिन रीजन की वजह से सेल्स ज्वाइन किया, उनमें से कुछ भी अचीव नहीं हो रहा था, एंड दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग पॉइंट इन लाइफ। तो ये हुआ कि जब मैं कॉलेज कंप्लीट करके सेल्स जॉब में उतरी, दिस इज व्हाट माय मिशन स्टूडेंट है। और अब इंडिया की पहली ऑथर कौन है इन सेल्स? मैं जब किताब लिख रही थी, अगर मुझे जरा भी आइडिया होता कि ये दिस इज द रिकॉग्निशन दैट इज गोइंग टू कम माय वे, कई बार सोचती हूँ शायद मैं और अच्छा लिख लेती, कई बार सोचती हूँ शायद मैं इस डर के मारे लिखी ना। आपको लिखते टाइम पता नहीं था ये बात? मुझे पता है, ये बुक जब प्रिंटिंग में आ गई उसके बाद ये बात सामने आई है कि अभी तक किसी फीमेल ने सेल्स पे किताब लिखी ही नहीं है। एंड आई थिंक इट इज शेयर गॉड्स ब्लेसिंग। मतलब ये कैसे ये टाइटल, ये रिकॉग्निशन मेरी तरफ आया, ये मैं यही कहूंगी कि यार कि जो हमारे बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं, या फिर तुम हो, मेरे फ्रेंड्स हैं, यू नो, who keep blessing me on the way, who keep encouraging me on the way, ये सब उसका रिजल्ट है यार। वरना मैंने कोई सोचा नहीं था कि मैं कोई नहीं है तो चलो मैं लिख देती हूँ, ऐसा नहीं। तो जब आप सेल्स के जॉब में थे, सो वर यू गुड एट इट? तो एक पॉइंट तो ये था कि जहां मैं बिल्कुल अटक गई, तो मैं फिर सोचती थी कि आज ऑफिस जाऊंगी ना, आज रिजाइन कर दूंगी पक्का, क्योंकि कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था, एंड आई वाज एक्सट्रीमली डीमोटिवेटेड। दूसरी मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने एमबीए नहीं कर रखा था। तो आप मैं ऐसे कंपैरेटिव कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में थी ना, जहां आगे बढ़ने के लिए आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री होना कंपलसरी है। तो उस वक्त मेरे रिसोर्सेज थोड़े वीक थे यार। मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं नौकरी छोड़ के एमबीए करने चल दूं, है ना। तो उसकी वजह से मैं कॉन्स्टेंटली सोचती थी, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना कम आंकती थी यार। मुझे लगता था कि जो एमबीए जिन्होंने किया हुआ है ना, वो बहुत महान है, उनके पास बहुत एजुकेशन है, बात सही है, उन्होंने मेहनत करी है, बट दैट डजंट मीन कि मैं खुद को डीवैल्यू करना शुरू कर दूं यार। लेकिन मैं उस स्पेस में मैं हमेशा अपने आप को सोचती थी, अगर मैं 10 हूं ना तो मैं अपने आप को शायद 4 ही समझती थी, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो हुआ क्या, उस सिचुएशन पे मेरे जो बिजनेस हेड थे जिन्होंने मुझे हायर किया था, उन्होंने मुझे एक बात समझाई। उन्होंने बोला कि जाने अनजाने तू एक बैटल फील्ड में, जैसे युद्ध क्षेत्र बोलते हैं ना, तो वहां उतर गई है, तो या तो तू अब लड़ना सीख जा, और नहीं तो फिर तू अभी जहां है वहीं से निकल ले, बिकॉज दिस इज ओनली गोइंग टू कॉज यू मोर पेन। तो मैंने घर जाकर उनके इस बात के बारे में काफी सोचा। अब ये बात की कि मैं, चलो ये तो समझ आ गया कि मुझे सीखना है, अपने स्किल इंप्रूव करने, लेकिन मैं करूं कैसे? मैं 12-12 घंटे तक करना है, ठीक है। उस समय तो इतने ऑडियो प्रोग्राम्स नहीं थे, ये इंस्टा, फेसबुक, ये तो अब आया ना यार। मैं बात कर 2003 की, उस समय कहाँ था ये, है ना। उस समय कुछ इतना 2003 में फेसबुक भी नहीं था। बहुत ऑडियो प्रोग्राम्स है, बुक्स हैं, सीखने के बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो मेरा रिसोर्स था किताब, वहां से किताबों पर मेरी दोस्ती शुरू। तो मैंने जब पहली किताब पढ़ी थी, मुझे आज भी याद है, ब्रायन ट्रेसी की किताब थी। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि अगर दुनिया का कोई एक स्किल है जो हर आदमी को एक्वायर करना चाहिए तो बिकम बेटर पर्सनली एंड प्रोफेशनली, वो सेल्स स्किल है। तो वहां से मेरी दिमाग की बत्ती जल गई यार। मुझे लगा कि सेल्स क्या है हर्ष,
सेल्स का क्या मतलब है कि आज मैं तुम्हें अपने व्यू पॉइंट से इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, है ना, मैं तुम्हें अपना कोई आइडिया बेच सकती हूँ। प्रोडक्ट और सर्विस तो चलो साइड की बात हो गई, है ना। किसी अगर हमारा तुम्हारा मेरा झगड़ा हो जाता है तो मैं उसको कैसे रिजॉल्व कर सकती हूँ, मैं कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कनेक्शन बना सकती हूँ कि हर्ष ने आज मुझे अपने शो पे बुलाया, जब मेरी अगली किताब आए तो हर्ष और मेरा इतना प्यारा रिलेशनशिप है कि वो दोबारा मुझे अपने शो पर बुलाए। ये सेल्स है ना यार, ये क्या है? तो लाइफ का हर एस्पेक्ट सेल्स से जुड़ा हुआ है, और वो बात मेरे दिल में घर कर गई। तो वहां से मेरा किताबों से रिश्ता शुरू हुआ और आप जर्नी तुम्हारे सामने। तो जॉब में आपके सेल्स टारगेट अचीव नहीं हो रहे थे? उस पॉइंट पर अचीव नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे मैंने बुक्स का साथ लेना शुरू किया ना, तो क्या हुआ, जैसे मैंने एक चीज है कि मैंने स्ट्रेटेजी सीखी बुक से, है ना, सेल्स की किताब पढ़ी कि भाई टारगेट सेगमेंट को ऐसे समझा जाता है, या कंपटीशन को ऐसे समझा जाता है, या ऑब्जेक्टिव को हैंडल करने का ये तरीका, ये तो था, मैंने सीख लिया। लेकिन जब तक आप नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। तो शुरू में उस नॉलेज को अप्लाई करने में डर लगता था यार, कि सीख तो लिया, किताब में पढ़ लिया तो एक चीज होगी, लेकिन उसको मैं जब फील्ड पे इम्प्लीमेंट करूंगी तो मैं फेलियर होंगे, तो फेलियर तो यार देख होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन एक चीज सीखी, अगले दिन अप्लाई किया और आपको रिजल्ट मिल गया। तो पूरी जर्नी है, समझ के चलो कि तुमने आज अगर कोई नॉलेज सीखी है, उसका रिजल्ट आने में कम से कम पहला जो तुम्हें साइन दिखेगा ना, उसका साइन आने में तुमको 6 से 8 महीने लगेंगे। कि जब तुमको पहली फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने कुछ सीखा और मैं इस चीज को हैंडल कर पा रही हूँ। ऐसे में ग्रेजुअली अपनी जर्नी में चलती गई। एंड अगर मेरे कोई इस समय एक्स कोलीग हो जो ये चैट देख रहे हो एंड हु कैन एंडोर्स मी ऑन दिस, दे वुड बी एबल टू टेल यू कि एक ऐसा पॉइंट आया हर्ष उसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां मैं सोचती थी कि मैं रिजाइन कर दूंगी, उस ऑर्गेनाइजेशन की मैं टॉप सेल्स परफॉर्मर थी। जितने कॉन्टेस्ट, जितने हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल, हर एसोसिएशन अवार्ड यूज्ड टू फॉलो माय वे। तो वो पूरी मैंने, इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि सेल्स इज अ लर्नेबल स्किल, क्योंकि मैं पूरी जर्नी से निकली हूँ ना यार। मैं एक ट्रेनर के लेवल पर थी, मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है जो कि मुझे स्ट्रेंथन करे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप द एंटायर साइकिल टर्न अराउंड फॉर मी। तो अगर मैं कर सकती हूँ, आई एम जस्ट वन ऑफ द 1.4 बिलियन पीपल इन द कंट्री, राइट। तो अगर मैं कर रही हूँ तो एक मेथड है, एक फॉर्मूला है जिसको यूज करके कोई भी अपना रिजल्ट चेंज कर सकता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन माय जर्नी। आपकी सक्सेस का क्रेडिट किसको जाता है? मतलब सेल्स में जो सक्सेस आपने अचीव की, ऑर्गेनाइजेशन में जितने अवार्ड्स थे वो सारे आपने ले लिए, उस चीज का क्रेडिट किसको जाता है? यार सच बोलूं ना हर्ष, उसका क्रेडिट उस हर इंसान को जाता है जिसने मुझे बुरा कहा, जिसने मुझे बोला कि नीतू के बस की नहीं है। क्रेडिट उस इंसान को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लेवल पर ले आए कि मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू प्रूव माई सेल्फ कि यार मैं इतनी बुरी नहीं हूँ या इतनी यूजलेस नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझ रहे हो। तो लोग आपको यूजलेस बोलते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? बिल्कुल बोलते थे। जैसे शुरू में जब जॉब ज्वाइन करी ना हर्ष, उस समय क्या होता है कि 3-4 महीने लोग सोचते हैं यार चलो नहीं आई है, थोड़ा टाइम दे दो, सीख जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर लोग आपको 4 बातें बोलते हैं, ये औरत है, इससे बस की नहीं है, इसको सेल्स में नौकरी दे दी, हमारी टीम, पीपल से होते हुए हैव टू से, राइट, इनके लिए अपना घर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनको संडे को छुट्टी भी चाहिए। सब एक्चुअली इसमें गलती किसी की भी नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा है। जैसे मेरा टारगेट मेरे बॉस के टारगेट से लिंक्ड है, मेरे बॉस का टारगेट उनके बॉस के टारगेट से लिंक्ड है। तो उन्होंने जब मेरे को हायर किया था, उन्होंने ये देख के थोड़ी किया था कि एक ऐसा इंसान आ जाएगा जिसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हमारा रिजल्ट भी इम्पैक्ट होगा। तो अब पर ये चीजें समझने में ना बहुत टाइम लगता है यार। आपको एज और एक्सपीरियंस चाहिए इस लेवल तक आने के लिए कि आप सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझ सको। उस समय ये बातें मुझे बहुत बुरी लगती थी, एंड बिकॉज ऑफ माई कंपेटिटिव नेचर ना, उस समय यंग थी, दिमाग भी गर्म था, तो ऐसा लगता था कि जिसने मुझे जो बोला उसको गलत प्रूव करना जरूरी है। एंड क्रेडिट श्योरली गोज टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने सपोर्ट किया। अगर उनको 80% क्रेडिट है, तो जिन्होंने मेरे को क्रिटिसाइज किया उनको 200% क्रेडिट है। So how did you become better at sales? तो इट्स अ जर्नी यार। एक तो हो गया कि आपने अपना स्किल सीख लिया, दूसरा है कि आपने अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, पीपल सी, अगर 4 लोग आप में बुराई देख रहे हैं, एक आपकी अच्छाई भी देखता है। तो वो इंसान जो आपकी अच्छाई देखता है, वो कहीं ना कहीं आपको बताता है कि तुम यहाँ गलत जा रही हो। मेरी जर्नी में मुझे मेरी फीमेल बॉसेस और मेल बॉसेस, मेल कोलीग्स, इवेंचुअली वो जर्नी बढ़ती गई यार। पहले एक जुड़ा, एक के साथ, तो आप बात मानती हूँ that we are an average of 5 people who spend most of our time, है ना। मैंने अपनी जर्नी शुरू करी, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, there was nobody by my side। धीरे धीरे एक जुड़ा, फिर वो एक जो इंसान है उसके आगे नेटवर्क में जो अच्छे लोग हैं वो जुड़े। ऐसे करते करते एक टीम बनती गई। So I had people who could guide me on the credit front, I had people who could guide me on the sales front,
आई हैड पीपल हु कुड गाइड मी कि एक इफेक्टिव ईमेल कैसे लिखनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बोला कि अगर टीम में कोई लड़ाई हो जाए या कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सुलझाने का क्या तरीका है। कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने टीम की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में समझाना शुरू किया। सो ग्रेजुअली लोग मिलते गए और मैं सीखती गई। तो यू सेड कि यू वर कॉम्पिटिटिव, मतलब कि ऑफिस में और भी ऐसे काफ़ी सारे लोग थे ऑर्गेनाइजेशन में जो कि उस लेवल तक पहुंचना चाहते थे। करेक्ट। तो वो क्यों नहीं पहुंचा और आप क्यों पहुंचे? मैं सोचती हूँ हर्ष के शायद एक चीज है जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है, वो है मेरी कंसिस्टेंसी, और कुछ भी नहीं। इसे टैलेंट भी नहीं बोलूंगी, इंटेलिजेंस भी नहीं बोलूंगी, लेकिन एक काम को बार बार रिपीटेडली मैंने वो चेन ब्रेक नहीं करी। मेरे कई कलीग जो मेरे साथ थे मुझसे अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जैसे उनको सक्सेस मिली ना वो थोड़े ढीले पड़ गए। आई थिंक वो एक गलती जो उनकी तरफ से हुई, और वो बात मेरे ध्यान में शुरू से थी कि अगर एक बेंचमार्क क्रॉस किया है, इट मींस कि अब और जिम्मेदारी है कि और ज्यादा मेहनत करनी है नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए। तो कंसिस्टेंसी इज माय डिफरेंशिएटर। बुक लिखने का आइडिया कहाँ से है? बुक लिखने के बारे में मैं 10 साल से सोच रही हूँ हर्ष। 10 साल से सोच रही हूँ। हाँ, सोच रही हूँ, सोचती ही जा रही हूँ कि आज लिख दूंगी, कल लिख दूंगी, लेकिन लिखने बैठती हूँ तो लगता है कि यार इतना बेकार लिख दिया, इसको कौन पढ़ेगा, इसका क्या होगा। पिछले 1-1.5 साल में काफी ये थॉट मेरे दिमाग में स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि नाउ एज यू नो आई रन माई ओन कंसल्टिंग बिजनेस। तो कंसल्टिंग के दौरान ना, कंसल्टिंग में क्या है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती हूँ कि वो अपनी सेल्स प्रोसेस को कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं ताकि उनके अचीवेबल्स और रेवेन्यूज इंक्रीज हो। तो इस दौरान जब एम्प्लॉइज से मिलती हूँ, मैं देखती हूँ कि यार सारे उस चक्री में घूम रहे हैं जहां मैं थी, कि ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आ रहा, या टारगेट समझ नहीं आ रहा, या फिर मार्केट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। So then I thought that now I have a real purpose and also I have a certain set of audience। क्योंकि किताब के 2 चीजें हैं ना, एक तो हमने लिख दी और एक किताब आपको बेचनी भी तो है, 2 एस्पेक्ट है। So I thought now I am ready because people fairly know me and I have a subject matter knowledge जिसको मैंने इतने साल प्रैक्टिकली जिया है, उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया है और रिजल्ट देखा है, तो अब मुझे किताब लिख देनी चाहिए। So in the last 1.5 years, I truly got serious about my writing journey and there is the book for you. Last 1.5 years से आप लिख रहे हो ये बुक? हाँ, मतलब लिखने में समझो फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी होने में। तो किताब का क्या है कि जो नहीं जानते हो कि किताब के क्या सेक्शंस हैं, तुम आई एम श्योर जानते हो। किताब के 2 फॉर्मेट्स हैं। एक तो फिक्शन हो गया जिसमें आप अपनी कहानी लिख रहे हैं जिसमें आप अपनी कहानी। एंड बाय द वे हर्ष, आई नीड टू कांग्रेचुलेट यू, तुम्हारा चैनल बहुत प्यारा है और तुम बहुत मेहनत कर रहे हो जो कि दिख रहा है। एंड आई विश यू ग्रेट सक्सेस इन द फ्यूचर। तो तुम्हें भी, तुम्हारी भी कंसिस्टेंसी मैं देख रही हूँ एंड दैट इज द रीजन आई एम प्रोजेक्टिंग द सक्सेस फॉर यू। वेल डन। थैंक्स। तो किताब 2 फॉर्मेट है हर्ष। एक हो गया फिक्शन, है ना, जिसमें हम कहानी लिखते हैं, जिसमें मोर हमारी सोच पे डिपेंडेंट है कि एक कैरेक्टर है, वो किस जर्नी से गुजरा, उसके साथ क्या हुआ, क्या चैलेंजेस आए और कैसे सक्सेस मिली, या जो भी उसका एंडिंग है। फिर दूसरा हो गया नॉन फिक्शन, जो ज्यादा रिसर्च पर बेस्ड है, जो ज्यादा आपके डेटाबेस पे बेस्ड है, नंबर्स पर बेस्ड। तो मेरी नॉन फिक्शन जॉनर ऑफ राइटिंग है। मैंने जब अपनी बुक लिखनी शुरू करी, मुझे पहला मैन्युस्क्रिप्ट रेडी करने में करीब 5 महीने लग गए। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट रेडी करना इज नॉट द एंड ऑफ इट। बहुत लंबी जर्नी है, क्योंकि आप एक एक चीज को रिफाइन करते हो, एग्जांपल्स रिफाइन करते हो, आप अपने एडिटर्स के साथ बैठते हो। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड टिल द डे द बुक वाज आउट इन मार्केट, इट टुक मी अबाउट 1.5 years। तो आइडिया तब आया जब यू बिकेम बेटर एट सेल्स, जब यू वर अर्निंग ऑल दिस अचीवमेंट्स। तो किताब लिखने का ना कोई पर्पस नहीं है। अगर आपको अंदर से ये महसूस नहीं हो रहा दैट आई एम एन अथॉरिटी इन दिस सब्जेक्ट, तो किताब लिखने का क्या फायदा है यार? आपके वर्ड्स में वो कन्विक्शन ही नहीं आएगा जो आप लिखना चाह रहे हो। अगर आप किसी पॉइंट को समझाने के लिए एग्जांपल देना चाह रहे हो, वो एग्जांपल आप कहाँ से लाओगे अगर आपके पास रियल लाइफ की स्टडीज नहीं है? तो उस पॉइंट तक आने के लिए आई थिंक एवरीबडी शुड फील। फिक्शन राइटिंग में ये हमारे पास चैलेंज नहीं है। फिक्शन राइटिंग में आपका सोच, आपकी दिमाग, आपकी पावर है। लेकिन नॉन फिक्शन राइटिंग में अपने को कुछ सब्सटैंशियल चाहिए ना, कुछ डेटा चाहिए, कुछ फैक्ट चाहिए, कुछ केस स्टडीज, एग्जांपल्स चाहिए। So it took me a long time actually to have that conviction inside me कि अब मैं लिखने को तैयार हूँ। So that's when I started writing. And when did you start your YouTube channel? YouTube channel start किए हो गया करीब 1 year 4 months, इतना टाइम हो गया। So short में share about your YouTube journey. YouTube जर्नी, अब तुम सोचोगे कि ये औरत कितना स्ट्रेटेजिकली सोचती है, कितना दिमाग चलाती है। एक्चुअली जब मैंने किताब लिखनी शुरू करी, उस समय मैंने सोचा कि मैं किताब लिख रही हूँ, लेकिन मैं इसको प्रमोट कैसे करूंगी।
तो आई नीड टू हैव अ चैनल सेंटर्ड अराउंड बुक्स, ताकि मैं ऑडियंस के साथ एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती चलूं that this female actually reads, she believes in the power of books, and one fine day when her book is out, people are able to relate to that fact. तो YouTube जर्नी की शुरुआत वहां से हुई। फिर लाइक किस चीज पे था यूट्यूब चैनल, क्या सोच करके आपने स्टार्ट किया था? लाइक दिस वाज योर एम कि आपको बुक लिखना है, देन उस बुक को प्रमोट करना है, बट यूट्यूब चैनल के थ्रू क्या देना है ऑडियंस को? देखो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का जो मेरा गिव अवे पर्पस था वो ये था कि आज तुम कोई भी बुक उठा के देख लो, हमारा अपना हिंदी साहित्य बहुत स्ट्रांग है, हमारे राइटर्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन किताबें नहीं। आप करिकुलम में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप करिकुलम की किताबें भी इंग्लिश में, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आपकी सारी किताबें इंग्लिश में, है ना, आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो, आपकी सारी किताबें इंग्लिश में। अब इस देश में जहाँ पे हमको पता है कि हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश का क्या मतलब है कि ज्यादातर लोग हिंदी या फिर अपनी लोकल भाषा बोलते हैं, तो उन बच्चों को तो आपने उस नॉलेज से डायरेक्टली डिप्राइव कर दिया ना। किताबें आप इंग्लिश में लिखवा रहे हो, अगर बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है उसको तो एक लैंग्वेज बैरियर है, वो बच्चा उस किताब के नॉलेज से डिप्राइव क्यों रहेगा? उसका हक है कि उसको पता चले कि अब जैसे मान लो ये किताब है कॉन्फिडेंस कोर्स, है ना, इस किताब शिपमैन ने और केटी ने क्लियरली लिखा है कि औरतों में कॉन्फिडेंस के इश्यूज XYZ फैक्टर हैं, और अगर हम ऐसा करेंगे तो ये इश्यूज इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन अगर ये किताब इंग्लिश में है, मैं हरियाणा करनाल में बैठी हूँ, मैं हरियाणवी बोलती हूँ या मैं हिंदी बोलती हूँ, तो मुझे क्या समझ आएगा उस किताब में क्या लिखा है? बट ऐसा माध्यम चाहिए, एक ऐसा मीडियम चाहिए, मतलब मैं अपने आप को सिर्फ एक जरिया मानती हूँ आज, एक मीडियम चाहिए जो ये इंग्लिश किताब रही, ये निधि रही हरियाणा में, बीच में कोई एक ऐसा मीडिएटर होना चाहिए जो इस नॉलेज को यहाँ तक ट्रांसफर करे, वो मीडियम है। और इस विजन के साथ मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। एंड आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलरली अबाउट वुमेन, मेन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स, एल्डरली, जो भी किसी भी टाइप की नॉलेज में इंटरेस्टेड है, एज फार एज नॉन फिक्शन नॉलेज इज कंसर्न, जो कि डेटा, फैक्ट्स, रिसर्चेस पर बेस्ड है, वो इंग्लिश नॉलेज लोगों तक पहुंचाना, ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। एंड दैट इज द बिगेस्ट मिशन आई हैव बिहाइंड माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब ग्रो करना कब स्टार्ट हुआ? लाइक व्हेन डिड यू फील लाइक लोग देख रहे हैं मुझे? फर्स्ट वीडियो पे कितने व्यूज आए थे? सॉरी, फर्स्ट वीडियो पे कितने व्यूज आए थे? पहले वीडियो में पहले दिन आए करीब 126 व्यूज। कहाँ से? ये सारे क्योंकि हमारे जो रिश्ते, जान पहचान, यारी दोस्ती, उन सबको बोला कि भाई यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो सबने बड़ी वाहवाही करी, अरे बड़ा अच्छा किया तूने, बड़ा अच्छा किया, और लोगों ने व्यूज दिए। पर फर्स्ट वीडियो से सेकंड वीडियो तक मतलब वो जर्नी बहुत ही स्लो और ऑर्गेनिक रही है हर्ष। एंड आई हैव नेवर बीन इन अ रश कि मुझे आज ही ओवरनाइट फेमस हो जाऊं या ओवरनाइट सक्सेस हो जाऊं, क्योंकि थैंकफुली गॉड ग्रेस जो रिकॉग्निशन, जो सक्सेस है वो लाइफ में ऑलरेडी है। तो यूट्यूब चैनल कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसके थ्रू रिकॉग्निशन चाहिए। ये एक प्लेटफॉर्म मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ जहाँ मैं बुक्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, एंड ग्रेजुअली पीपल आर जॉइनिंग। 5 मिनट का किताबी ज्ञान। तो 5 मिनट का किताबी ज्ञान मैंने शुरू किया था। शुरू इसलिए किया था कि मैं चाह रही थी कि एक बुक को मैं 5 मिनट में समराइज कर दूं, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन कम है और लोग इतना लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन उसमें हो ये रहा था कि काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बुक के हैं वो मिस आउट हो जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि 5 मिनट का किताबी ज्ञान का टाइम आ गया, कैसे इवॉल्व किया जाए देसी भाषा देसी ज्ञान में, ताकि तो फिर अब जो वीडियोस है वो 5 मिनट की वीडियोस नहीं है, ऑन एन एवरेज करीब 10-12 मिनट का वीडियो जा रहा है, बट द विजन इज द सेम, द जर्नी इज द सेम, इट इज ऑल अबाउट समराइजिंग द बुक एंड शेयरिंग द नॉलेज। मोनेटाइज कब हुआ चैनल मोनेटाइज हुआ 9th मंथ, 9 महीने लग गए चैनल मोनेटाइज होने में। So you completed your 4,000 hours watch time in 9 months. Hours and 1,000 subscribers. तो जो बंदा यंग है YouTube पे, what advice would you give to him to grow his channel? आप क्या सजेस्ट करोगे उसको? यार मैं जो टेक्निकल फ्रंट है ना, ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, जो टेक्निकलिटी है वो मेरा एक्सपर्ट एरिया नहीं है। तुम अगर मुझसे पूछो कि निधि मैं कंटेंट कैसे बनाऊं, है ना, मैं स्ट्रक्चर कैसे करूं, मैं ऐसी अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट कैसे करूं कि लोगों को एक दिल से कनेक्शन महसूस हो, वो मैं बता सकती हूँ। अब तुम मुझसे पूछो कि चैनल कैसे ग्रो करूं, मैं नीचे क्या ट्वीकिंग करूं, वो मैं क्या करूं, वो मुझे नहीं आता। मैं खुद भी यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, जिस पॉइंट पे अटकती हूँ ना, जैसे जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, नाउ आई एम समबडी आई एम टॉकिंग अबाउट हु स्टार्टेड द करियर वे बैक इन 2006। जब मैंने पहला यूट्यूब बनाया, मुझे ये भी नहीं पता था कि एक ट्राइपॉड स्टैंड पे कैमरा लगा के हो सकता है कैमरा शेक ना करे। तो माय फैमिली, वन ऑफ द फैमिली मेंबर वाज होल्डिंग द कैमरा, और मैंने जो बोलना था, पहला वीडियो देखो, पैथेटिक, मुझे खुद देख के हंसी आती है अपने ऊपर, पर चलो कहीं ना कहीं जर्नी शुरू हुई।
तो मुझे टेक्निकलिटीज की ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं जहां अटकती हूँ मैं उसका यूट्यूब वीडियो देखती हूँ, उसको समझती हूँ और चलती हूँ। राइट नाउ So you enjoyed reading books? आई लव रीडिंग बुक्स, इट्स नॉट एंजॉय। अब मैं कैसे समझाऊं यार हाउ आई फील अबाउट बुक्स। जैसे कि रुक एक और किताब तो मैं दिखाती हूँ, चलो मैं अपनी नहीं .com secrets. ओके, आई डोंट हैव एनीथिंग अराउंड हैंडी राइट नाउ। बुक का क्या मतलब है यार, जैसे मान लो स्टीव जॉब्स ने कोई किताब लिखी, हाँ, एक किताब लिखने में ऑथर कम से कम कोई बिल्कुल प्रो भी हो तब भी अपना 1 महीने का टाइम उस किताब में लगाता है, रफ ड्राफ्ट बने। और स्टीव जॉब्स ने कोई किताब लिखी है, क्या मैं जिंदगी भर कितना भी कमा लूं, कितनी भी फेमस बन जाऊं, मैं 30 दिन स्टीव जॉब्स के साथ गुजार सकती हूँ? नहीं ना। तो क्या दैट इज पॉसिबल थ्रू द बुक। तो बुक इज एज गुड एज अ पर्सनल मीटिंग विद द ऑथर, इतनी पावर है किताब की। तो हर चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो, सिर्फ वो एक महीना नहीं, कि ये ऑथर सामने बैठे हैं, सिर्फ वो एक महीना नहीं, उस ऑथर के पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है उस बुक में। तो आप जब एक किताब पढ़ रहे हो, अब 2 तरीके हैं, या तो आपने किताब पढ़ ली क्योंकि आपको अपना मन खुश करना है कि हाँ मैंने गिनती बढ़ाई, इस महीने मैंने 10 किताब पढ़ ली, मैंने 5 किताब पढ़ ली। और दूसरा है कि आपने जो किताब में से सीखा, यू टेक इट एज अ पर्सनल मेंटोरिंग फ्रॉम द ऑथर एंड देन यू अप्लाई इट इन योर लाइफ। तो किताबें मतलब मुझे, अगर मैं आज कुछ भी हूँ हर्ष, अगर मैं किसी जर्नी पर निकली हूँ या मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हूँ, बहुत ही स्लो पेस पर जा रही हूँ, तो जो भी प्रोग्रेस हो बहुत ही स्लो वो किताब हो रहा है यार। तो बुक्स का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो यू स्टार्टेड रीडिंग बुक्स व्हेन यू फेल्ट लाइक कि अभी हर कोई मुझे ऐसे बोल रहा है, सो मुझे सेल्स में इम्प्रूव करना है। व्हेन डिड यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स? जब मेरी जॉब शुरू हुई तब मैंने पहली नॉन फिक्शन बुक पढ़ी अपनी लाइफ में। उससे पहले तो हम करिकुलम की किताबें पढ़ रहे थे। जिस सर्कल में मैं थी करनाल में, वहां पे ऐसा मतलब वहां पे हम लोग मस्ती करते थे, साथ में घूमते घामते, लेकिन ऐसा माहौल ही नहीं था कि हम एक दूसरे को बोले कि मैंने ये किताब पढ़ी तो तूने क्या किताब पढ़ी। वो नहीं था यार। वो चीज मेरे लिए तभी शुरू हुई जब मेरी करियर जर्नी स्टार्ट हुई। रोमांसिंग टारगेट्स, इस नाम का आइडिया कहाँ से है? किताब का टाइटल बहुत दिमाग लगाया कि इसका क्या टाइटल रखूं। वो सेल्स बेस्ड किताब है और सेल्स ना ज्यादातर लोग, मतलब एक सब्जेक्ट थोड़ा सा मोनोटोनस है क्योंकि दिमाग आपको उसमें डालना पड़ता है ना कि प्रोसेस है, माइंडसेट है, प्रोसेस है, स्ट्रेटजी है। और सेल्स इज ऑल अबाउट बिल्डिंग इन्फ्लुएंस। जैसे तुमने और मैंने पहले कनेक्ट किया तो तुमने मेरे पे क्या इम्पैक्ट डाला या मैंने तुम पर क्या इम्पैक्ट डाला, है ना, ये हमारे आगे रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांगली डिफाइन करता है। तो जब सेल्स सारा कुछ इन्फ्लुएंस के बारे में है, तो क्यों ना किताब का टाइटल भी ऐसा इन्फ्लुएंशियल हो जो आपके दिमाग का पहला बैरियर ब्रेक करे कि भैया टारगेट से नफरत नहीं कर सकते, रोमांस भी हो सकता है अगर तुम्हें पता है कि किस राह पे चलना है। एंड दैट वाज द होल आइडिया टू नेम द बुक रोमांसिंग टारगेट्स, so that I'm able to build influence with the readers right from the start. The moment you hold the book in your hand and you say romancing targets, oh really, can there be a romance with the book? Can there be a romance with target? It intrigues the audience, right? So that was the whole purpose of naming this book as romancing targets. क्या है इस बुक में? तो इस किताब में टोटल 7 चैप्टर्स हैं हर्ष। 7 चैप्टर्स, मतलब अगर मैं ब्रॉडली इसको कैटेगराइज करूं, किताब के 2 पार्ट्स हैं। एक जहां हम माइंडसेट की बात करते हैं और माइंडसेट को मैंने एनालाइज किया है काफी डीपली, क्योंकि हमारी लाइफ में जो बहुत सारे बिलीफ्स है ना अबाउट मनी, चाहे हम बड़े भी हो जाएं, इट हैज गॉट टू डू अ लॉट विद कि हमारी चाइल्डहुड में कैसी बातें हुई हैं। अगर हमारे माँ बाप को ये कहकर बड़ा कर रहे हैं कि पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं या तेरे को पता है कहाँ से आते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में डर है कि यार पैसा कमाना मुश्किल है, या मैं पैसा नहीं कर सकता, या मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया तो मैं भी आगे स्ट्रगल ही करूंगी। जैसे और फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि ये जो अमीर होते हैं ना, इनके ये उल्टे तरीकों से पैसे कमाते हैं। तो ये क्या है यार, ये बच्चे के दिमाग में आपने बीज डाल दिया ना, और आपको ऐसे कह रहे हो कि तुम जाओ और बिजनेस लेके आओ, जनरेट 4 lakhs ऑफ इनकम, जनरेट 5 lakhs ऑफ इनकम, कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं the first part of the book is mostly about the mindset and how we can break the shackles around mindset. The second part of the book is mostly about the process. और प्रोसेस में टोटल 7 चैप्टर्स है किताब में। प्रोसेस में I have deeply touched upon कि आप टारगेट मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करो, अपने कंपटीशन को कैसे समझो, आप खुद को कैसे समझो, you know, in terms of what are the factors that trigger you when you are in a sales conversation with your client. अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन को गिव अवे करने के बजाय आप उसे कैसे एक हर्डल है ना, आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो और आगे चल सकते हो। फिर आप जब अपनी डील नेगोशिएट कर, ऑब्जेक्शन तो हो गया कि तुम कह रहे हो कि नहीं मुझे ये बात समझ नहीं आई तुम्हारी, मैंने उसका जवाब दिया। जब तुम्हें मेरी बात समझ आ गई फिर तुम उससे नेगोशिएट करोगे। नेगोशिएट का क्या मतलब है कि तुम चाहते हो कि तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, मैं चाहती हूँ मुझे डील में मैक्सिमम बेनिफिट मिले।
तो हम उस लेवल पर कैसे आए जहाँ दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, दोनों पार्टीज में बोली कि हाँ मुझे भी कुछ गेन हुआ, मुझे भी कुछ गेन हुआ। So without compromising on your profits, how you can negotiate a deal. And finally, the last chapter is about how to build lasting relationships with your customer, ताकि वही कस्टमर आपको 4 लोगों में जाके आपको रेकमेंड करे और आपके पास वापस आए फॉर रिपीट। तो अगर एक पर्सन है जिसको सेल्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो क्या ये बुक उसको हेल्प कर सकती है? मतलब ये बुक किन लोगों के लिए बेसिकली? वो बुक लिखी ही उनके लिए गई है। ये बुक उन बच्चों के लिए लिखी गई है, उन बिगिनर्स के लिए लिखी गई है। वेरी क्लियरली, लाइक आई सेड, हर ऑथर किताब उसके लिए लिखता है जिस जर्नी से वो गुजरा होता है। तो ये किताब हर उस बच्चे के लिए है जो बिजनेस मैनेजमेंट नहीं पढ़ पा रहा है, जिसको लग रहा है कि शायद आगे जो जॉब आएगी वो सेल्स ओरिएंटेड जॉब हो सकती है, और सेल्स की दुनिया में करने से पहले ABC ये फंडामेंटल्स हैं जो मुझे समझ आने चाहिए। तो ये किताब हर उस रीडर के लिए 100% रेकमेंडेड है। इस किताब की 2 वर्जन में अवेलेबल है। इट इज इन द किंडल फॉर्मेट व्हिच इज प्राइस्ड एट 224 और इसका सॉफ्ट फॉर्म इज प्राइस्ड एट 399। तो 399 का मतलब क्या है कि तुम लोग स्टारबक्स जाते हो, एक कॉफी के लिए भी उससे ज्यादा पे करते हो। तो पे मनी ऑन दिस बुक, इन्वेस्ट टाइम, लर्न, ताकि तुम जब सेल्स फील्ड में उतरो ना तो ऐसे कॉन्फिडेंस हाई, क्योंकि कॉन्फिडेंस का ही सारा गेम है। तो रीड द बुक, इन्वेस्ट टाइम। कैसे ऑर्डर कर सकते हैं ये बुक? तो ये बुक आप Amazon पे ऑर्डर कर सकते हो, एंड हर्ष इफ यू कैन पुट अ लिंक ऑन माय बिहाफ। So now we are at the rapid fire round, which is kind of typical in these kinds of conversations, but मजा आता है। तो मैं तो नहीं अटक गई तो क्या करूं? कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको 2 सेकंड के अंदर आंसर देना है। ठीक है, ओके, हाँ। स्टार्ट करते हैं। फेवरेट मूवी? कुछ होता है। क्यों? You like हमारे जमाने की मूवीज अच्छी लगती मुझे। फेवरेट सॉन्ग एंड सिंगर? अरिजीत इज माय फेवरेट सिंगर आई हैव दीस डेज, और हाँ हंसी बन गए। आई डू नॉट नो ये उनका सॉन्ग है या नहीं है, पर मुझे हाँ हंसी बन गए बहुत अच्छा लगता है गाना। गा के सुना दो। एक लाइन। हाँ हंसी बन गए, हाँ मम्मी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गए। If you could take one book with you on a remote island, हाँ, कौन सी लेके जाओगे? I think I would take the Challenger Sail with me, क्योंकि वो किताब मैं जितनी बार पढ़ती हूँ मुझे लगता है हर बार मैंने कुछ नया सीखा, और वो मुझे रीडिफाइन करती है, मतलब वो मुझे कंपेल करती है कि मैं अपनी जो मैं स्ट्रेटजीज खुद के लिए बना रही हूँ उसी को मैं दोबारा और उसके डीप जाऊं और उसके बारे में सीखूं। तो चैलेंजर सेल में पक्का अपने साथ लेके जाऊंगी। What's the one food you can eat for the rest of your life? तो खाती जाऊंगी। Pasta for the rest of your life? Yeah, so I do not know, yaar. At this point, this is all I can think of. Okay. So imagine you're on your deathbed. We obviously don't want that, but imagine. And someone comes to you for seeking advice. So आप क्या advice दोगे उसको? For what advice? Advice to मतलब For general advice. तो उस मोमेंट पे या फिर अभी भी है तो किसी को मेरे से अगर एक एडवाइस चाहिए, मैं यही बोलूंगी कि दुनिया में कुछ भी कमाओ, प्लीज रिग्रेट मत कमाओ। जो करना है कर लो। बहुत मुश्किल से ह्यूमन लाइफ मिली है, दिस इज नॉट गोइंग टू कम बैक। डोंट बी स्कैर्ड ऑफ फेलियर्स। फेलियर्स डेफिनेटली होंगे, बट हैव द करेज टू डू व्हाट यू वांट। ओके, अ फनी इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ, वो बता। जब आपको अपने आप के ऊपर काफी ज्यादा हंसी आई थी, या फिर कोई भी फनी इंसिडेंट। मेरे साथ यार बहुत फनी इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और यू नो बट आई कांट थिंक ऑफ वन इन पर्टिकुलर राइट नाउ। इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मैं भी क्या सोचूं। एक्चुअली फनी इंसिडेंट होने की भी तो बहुत टाइम हो गया ना यार। अब तो क्या फनी इंसिडेंट, अब तो बहुत ही फॉर्मल इंटरेक्शन, फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस होती है। अब कोई इतने फनी इंसिडेंट्स होते भी नहीं है। ये फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। हाँ, एक सुनाती हूँ तुम्हें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या हुआ कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया वेबिनार के लिए। तो उन्होंने बोला मैम आप आइए। अब मुझे पता नहीं उन्होंने क्या देखा, क्या सोचा कि ये किताब के आने से पहले की बात है। तो उन्होंने वेबिनार को बुलाया, वेबिनार खत्म हो गया। उसके बाद उनके HR डायरेक्टर का फोन आया। तो उन्होंने बोला कि मैम आप शक्ल से ना इतने इंटेलिजेंट लगते नहीं हो जितने आप हो। ये रिसेंट हुआ।
So I think this was very funny और मुझे अच्छा लगा कि किसी ने बोला मुझे ऐसी बात. सो रैपिड फायर राउंड खत्म. Okay, thank you. I'm glad. Advice to all the young content creators and sales representatives. तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि देखो इस समय लाखों करोड़ों कंटेंट क्रिएटर्स है ना, तो तुम्हें अगर अपने डोमेन में ऊपर उठना है तो कंटेंट में नीचे जाना पड़ेगा. इसका क्या मतलब है कि जैसे एक पर्टिकुलर निश पकड़ के ना उसके डीप 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 उसको जितना डिफाइन कर सको, मतलब तुम्हारी ऑडियंस आज अगर मेरे दिमाग में हर्ष का नाम आया है ना तो मेरे इतना स्ट्रॉन्ग रिकॉल होना चाहिए कि अगर हर्ष है मतलब किताबें, हर्ष है मतलब नॉलेज, है ना, तो उतना अपने को जाना है. So if you want to go high, go deep in the content is all I want to say. What's your favorite book? So my favorite books are many, but I definitely like to read Start with Why by Simon Sinek. That is one book that keeps, bringing me back to the fact कि मैं जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ. What's one weird habit of yours? What's one weird habit of mine? So my family members, they find all my habits are weird. But really they find me कि मैं बहुत ही मतलब अपने फैमिली से अलग हटके इंसान हूँ. मेरे फैमिली में सब लोग बहुत ही सोशल और बहुत ही they are more on the presentable flamboyant side. तो मैं I'm the black sheep of my family. मेरी वियर्ड हैबिट ये है कि मेरे पास ना अलमारी में जितने भी कपड़े हो मेरे 4 कपड़े फेवरेट, तो मुझे कहीं बुला ले मैं वही रिपीट में चलते हैं मेरे कपड़े. एंड people find it very weird because that she doesn't have a sense of presence, but I am okay with it. I don't find it weird. I'm comfortable with those. ये भी मैंने कहीं देखा हुआ है अभी जो आपने पहना है शायद. ये तूने कल देखा होगा ना इंस्टा लाइव उसमें फेसबुक. हाँ वही सेम चलते हैं कपड़े. And what's the best habit of yours? I think मैं खुद से तो नहीं बोल सकती मेरी क्या बेस्ट हैबिट है, लेकिन जो मुझे फीडबैक मिलता है वो ये मिलता है that I'm a good listener and I'm very proud when I get this kind of a feedback. मुझे अच्छा लगता है that people think they feel heard when they are in a conversation with me. And चाहे हम महीने में एक बार मिलें या 10 दिन में एक बार मिलें, even if we spend 5 minutes of the time together, people feel that they are heard and I have spent all my attention and time on them. So that's what makes me feel happy about myself. What's your mental zone now? Like, are you determined for your career? What do you want to do? Where are you heading towards? My current mental state, Harsh, is of abundance. मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया की एनर्जी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है. मैं ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से मिल रही हूँ. मुझे तो पता भी नहीं था, तुम्हें भी नहीं पता था कि ये औरत दुनिया में है. मुझे नहीं पता था कि तुम आज तुम मिल गए. मुझे मेरे किसी यूट्यूबर फ्रेंड ने बताया आपके बारे में. तो मुझे डेली इतने अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं. मैं जैसे मुझे लगता है कि स्पीकिंग इज माय पावर. So I'm getting a lot of speaking engagements attracted to me. I'm seeing a lot of business coming my way. So right now I am 100% in abundance mindset. आगे का क्या प्लान है? तो अब मैंने अपनी दूसरी किताब के बारे में सोचना शुरू कर दिया. अरे वाह. किसके ऊपर होगी वो? तुम्हें बोला ना कि एक माइलस्टोन अचीव कर लिया ना तो उस पे बैठ नहीं सकते यार. आप तक इतने अच्छे हो जितना कि आप कल थे, तो कल तो मैंने कुछ किया ही, इसका मतलब आई एम नो गुड. हर दिन कुछ करना है, हर दिन आगे चलना है. तो सेकंड किताब जो मैं लिखना चाह रही हूँ, मैं इस टॉपिक के बारे में लिखना चाह रही हूँ कि हमारी जो सेल्स जर्नी है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, वो है ट्रस्ट. तो कोई भी इंसान किसी के साथ तभी एंगेज होता है जब कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट महसूस होता है. तो क्या ये ट्रस्ट डेवलप किया जा सकता है? इज देयर अ मेथोडोलॉजी टू ट्रस्ट? और अगर हम ट्रस्ट गेन कर लें देन हाउ इट कैन इम्पैक्ट द बिजनेस. दैट इज द रफ आइडिया ऑन माय माइंड. आई विल बिल्ड अराउंड इट. तो तैयारी है कुछ की. द सीक्वल ऑफ रोमांसिंग टारगेट्स. मैं सोच रही हूँ उसका नाम रखूंगी नो लव नो ट्रस्ट नो रोमांस. क्या बोलता है? सही है. नो ट्रस्ट नो रोमांस. सही. तो मतलब ये तो बुक हो गया ना, ये तो आपको बुक लिखना है. बट career wise where do you want to go? So like I'm already in the consulting space. कोविड में एक चीज मुझे समझ आ गई कि एक डिजिटल वेव तो आ ही रही थी, है ना. कुछ हम लोग ग्रेजुअली इसको ट्रांजिट कर रहे थे, बट नाउ सडनली देयर इज अ पुश बिकॉज ऑफ कोविड, जिससे ये बात समझ आ गई कि आगे आने का टाइम डिजिटाइजेशन का ही टाइम है. Lot of companies and organizations are moving towards the automation space. Okay, so if you only restrict yourself to the offline learning format, offline consulting format, that is not going to take you a long way. Which means I need to branch out into the digital space.
तो द सेकंड थिंग आई वांट टू इंटीग्रेट इन माय बिजनेस नाउ, एक तो हमारा ऑफलाइन कंसल्टिंग चल ही रहा है ना, आई हैव माय टीम ऑफ पीपल हु टेक फॉरवर्ड दैट लाइन ऑफ बिजनेस. द सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस दैट आई हैव ब्रांच्ड आउट ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स इज डिजिटल लर्निंग, क्रिएटिंग डिजिटल एसेट्स फॉर लर्निंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स. तो ये सब चीजें जो ग्रेजुअली हो रही हैं, तो एक तरफ यूट्यूब चैनल चल रहा है, एक तरफ ऑफलाइन कंसल्टिंग चल रही है, एक तरफ डिजिटल कोर्सेज चल रहे हैं, एक तरफ बुक राइटिंग चल रही है. तो छोटी छोटी चीजें जो हो रही हैं, एज एंड व्हेन आई प्रोग्रेस आई शेयर विद यू. So, when you are 60 years old, how do you want your life to be? So at 60, I would want to be up and running and traveling the world. मतलब एक दिन में 4 speaking engagements होनी चाहिए. इस चौपर से उतरी, उसमें मैं बैठी, उसमें गई. So this is what I want my life at 60. क्योंकि तब तक मेरी most of the जो मेरी family responsibilities है ना हर्ष, as a mother, as a wife, उन responsibilities को मैं successfully complete कर लूंगी. तो 60 एक ऐसा टाइम है जहाँ वो टाइम मेरे लिए है. Until then, I want to reach a point जहाँ मेरे को मैं और अपने थॉट्स में empowered हूँ. मतलब मेरे दिमाग में और क्लैरिटी है, मैंने और लाइफ के एक्सपीरियंसेस देख लिए, मैंने और जर्नी देख ली, और वो नॉलेज मैं सबके साथ शेयर करूँ. सो दिस इज व्हाट आई वांट एट 60. सो कल आपके FP लाइव में बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि हाउ डू यू गेट स्टार्टेड विद राइटिंग अ बुक. मतलब उन्हें भी बुक लिखनी है, तो वो कैसे लिख सकते हैं? देखो, बुक राइटिंग का क्या है ना, 2 चीजें हर्ष. मतलब एक चीज है जो मैंने अपने मेंटोर से सीखी है, वो कहते हैं कि पीपल फेल बट सिस्टम्स डोंट, है ना. और शायद इसीलिए ये रीजन है कि दुनिया आज डिजिटाइजेशन ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, क्योंकि सिस्टम फेल नहीं होते अगर उनकी प्रोग्रामिंग करेक्ट है. सेम इज द राइटिंग जर्नी. जैसे मैंने 10 साल सोचा कि लिखूंगी, लेकिन मैं नहीं लिख पाई, क्योंकि कभी ऑफिस का कोई काम आ गया, कभी कोई बिजनेस मीटिंग आ गई, कभी मैं बीमार हो गई. तो अगर हम चीजों को अपने ऊपर छोड़ेंगे ना, कोई भी टारगेट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा. तो उसके लिए एक डेडलाइन, एक फॉर्मेट, एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है. आप में से जो भी व्यूअर्स अपनी किताब लिखना चाह रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू नो कि आप किताब क्यों लिखना चाह रहे हो, किसके लिए लिखना चाह रहे हो, और आप उसको कैसे, कितने टाइम में कंप्लीट करने का आपका विजन है, आप किताब लिखने के लिए रेडी हो इमीडिएटली. लिखना शुरू कर दो. इंग्लिश नहीं आती, इट्स नॉट अ बैरियर. आपके पास एडिटर्स हैं, मार्केट में बीटा एडिटर्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सब कुछ हो जाएगा. एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू राइट, लिख दो. अब क्वेश्चन ये आता है कि दीदी मैं बुक तो लिख दूंगी, मुझे पब्लिशर कैसे मिलेगा? आजकल तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है यार. पब्लिशर नहीं मिल रहा है. पहली बात तो सेल्फ पब्लिशिंग में जा सकते हो. सेल्फ पब्लिशिंग नहीं जाते, किंडल पब्लिशिंग में चले जाओ. तुम्हारा ही दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे आगे आना है और मुझे ये काम करना है. लिखने में हाँ बोर्डम आएगा और तुमको लगेगा कि यार मैं लिख रहा हूँ, पता नहीं कोई, तो a lot of नेगेटिव बिलीफ्स एंड लिमिटिंग फैक्टर्स विल कम इनटू प्ले. लेकिन उन सबको परे रख के तुम सिर्फ ये सोचो कि मुझे अगर हर दिन ऑन एन एवरेज आप सिर्फ 250 वर्ड्स भी लिख रहे हो ना, 250 वर्ड्स क्या होता है यार, एक A4 शीट का समझ ले 1.5 या 2 पेज, है ना. 250 वर्ड्स अगर आप लिख रहे हो तो आपकी 3-4 महीने में आपका मैन्युस्क्रिप्ट तैयार है. ऑन एन एवरेज रखी, जैसे ये साइज की जो बुक है जो मैंने लिखी है, इसमें होंगे करीब 22,000 वर्ड्स. 22-25,000 वर्ड से ज्यादा की बुक नहीं. तो 22-25,000 की बैक कैलकुलेशन शुरू करो. 25,000 वर्ड लिखने हैं, बैक कैलकुलेशन शुरू करो कि इसको कितना टाइम लगेगा. आगे अपने पास एक फॉर्मेट, वर्ड काउंट अपने पास आ गया, वो वर्ड काउंट अपने को डेली लिखना है. और पहले ड्राफ्ट में ये बिल्कुल मत सोचना कि पहली बात दूसरे से लिंक हो रही है या नहीं, इंग्लिश ठीक हो रही है या नहीं, वो बात की बात है, वो एडिटिंग का टाइम. पहला टाइम जो यहाँ का जो नॉलेज है ना, उसको पेपर पे निकालना, ये पहला काम. So that is the first step. Follow the first step, follow the system, make a deadline for yourself. Anybody can write, and I believe in our country where knowledge is so widespread, everybody should write. So, इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद what do you want to say about me? मुझे तुम्हारा ना जैसे हम दोनों कनेक्ट हुए थ्रू सोशल मीडिया है ना, so I think the way you presented your message was really nice, and it gave me a feeling that you actually want to. So there are 2 things that I felt. One, definitely you want to bring me on your show, but at the same time you want to create visibility for me, and I'm really thankful to you for that. क्योंकि तुम्हारे viewership, first of all, thank you for taking my message to your viewers and to your channel. It's a big opportunity for me, and I feel कि तुम्हारी age के बच्चे. It ends here, and it was very lovely talking to you. Thank you, Harsh. Even I had a great time. It was just like, that I'm having a conversation with you sitting in my drawing room. I had a great time with you. Thank you so much. So, कब मिल रहे हो आप? आप रहते कहाँ हो? मैं ओडिशा में रहता हूँ. और मैं इस समय बैंगलोर में. तो अगर मैं ओडिशा आई, I will connect with you. और अगर आप बैंगलोर आओगे, you will connect with me. Promise? Promise. Okay. तो ये था मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट.
अगर आपको ये पॉडकास्ट या कॉन्वर्सेशन पसंद आया तो नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइए। अगर आपको किसी भी और टॉपिक के ऊपर ऐसे ज़्यादा पॉडकास्ट चाहिए, वो मुझे नीचे कमेंट में लिख करके बताइए। आपको किसी और पर्सन के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशन चाहिए तो वो भी मुझे नीचे लिख करके बताइए। एंड सो सॉरी फॉर द नॉइज़, आई एम आउटसाइड।